हेलो स्टूडेंट्स, ब्लैकबोर्ड केमिस्ट्री के एक और वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम द सॉलिड स्टेट को कंटिन्यूस करते हुए एक एकक कोष्ठिका में घनत्व की कैलकुलेशन को स्टडी करेंगे। बेसिक सी बात है कि किसी भी द्रव्य का, पदार्थ का घनत्व जो होता है वो उसके आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को कहा जाता है। यहां बात हो रही है एकक कोष्ठिका की, तो एकक कोष्ठिका का घनत्व है, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक एकक कोष्ठिका में अवयवी गोलों का जो द्रव्यमान है वो एकक कोष्ठिका के कितने आयतन में प्रेजेंट है वही उसका घनत्व है। घनत्व को हम d स्मॉल लेटर d में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एकक कोष्ठिका के घनत्व की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाए? स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट और किए हैं जिनसे किसी भी एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई, पार्टिकल्स के द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान और पार्टिकल्स के त्रिज्या को कैलकुलेट किया, और इन सारी चीजों के कैलकुलेशन से एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश हुआ। उससे हम एकक कोष्ठिका के घनत्व आदि की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको हम किस तरीके से गणना करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसमें मानना पड़ेगा, माना कि किसी एकक कोष्ठिका में, ये जो एकक कोष्ठिका हम यहां पर मान रहे हैं ये एक घनीय एकक कोष्ठिका की बात हो रही है। माना कि किसी एकक कोष्ठिका में घन के कोर की लंबाई स्मॉल a, कॉमा अवयवी गोलों गोले का द्रव्यमान अवयवी गोले का द्रव्यमान स्मॉल m तथा अवयवी गोलों की संख्या z है। क्या क्या वैल्यूज हमने मान लिए हैं? ये जो एकक कोष्ठिका है, इस घनीय एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई को हमने a मान लिया है। इसमें ये जितने भी जो पार्टिकल्स हैं इनमें से प्रत्येक पार्टिकल्स के द्रव्यमान को स्मॉल m मान लिया है और अवयवी गोलों की संख्या को z मान लिया है। इस तरीके से हमने मान लिया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एकक कोष्ठिका में घनत्व को जब आप कैलकुलेट करेंगे d, तो घनत्व का एक सामान्य सा फॉर्मूला है d बराबर m बटा v। d बराबर m बटा v। m क्या हो गया? पूरी एकक कोष्ठिका में जितने भी जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनका द्रव्यमान। v क्या है? कोष्ठिका का आयतन। और यदि हम दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो ये बोला जाएगा कोष्ठिका का घनत्व है।
तो इस फॉर्मूले से साफ नजर आता है कि हमें यहां पर इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो cos थीटा में जो पार्टिकल्स भाग ले रहे हैं उनका यहां पर द्रव्यमान चाहिए, और एक पूरी cos थीटा का वॉल्यूम चाहिए। बारी बारी से हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और फिर इन दोनों का रेशियो निकालते ही घनत्व प्राप्त हो जाएगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस cos थीटा में जो पार्टिकल्स भाग ले रहे हैं उनका द्रव्यमान क्या है। क्योंकि cos थीटा में उपस्थित गोलों का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, cos थीटा में उपस्थित गोलों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। देखिए, एक गोले का द्रव्यमान स्मॉल m है, एक गोले का द्रव्यमान हमने स्मॉल m मान लिया था। वैसे इस cos थीटा में गोले कितने प्रेजेंट हैं, z। तो एक गोले का द्रव्यमान m है तो z गोलों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m इंटू z। ये अक्स नहीं है, यहां पर m गुणा z है, और इस तरीके से ये क्या आ गया, ये सारे गोलों का द्रव्यमान आ गया। अब इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण 1। यहां पर ये तो एक सामान्य सी बात है, हर किसी को समझ में आ जाएगी कि सारे गोलों का द्रव्यमान कितना होगा। एक गोले के द्रव्यमान को गोलों की संख्या से गुणा कर देंगे तो सारे गोलों का द्रव्यमान आ जाएगा। अब जो मैं बात बताने वाला हूं उसे थोड़ा सा गौर से समझिएगा। हम मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। कोई भी जो पदार्थ है उस पदार्थ की एक मोल मात्रा, पदार्थ की एक मोल मात्रा का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। एक मोल मात्रा में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं ये हमने बहुत पहले पढ़ भी लिया था, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो मोलर द्रव्यमान जो होता है वो स्मॉल कैपिटल M होता है, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, Na, नंबर ऑफ एवोगाद्रो नंबर। यहां पर इस A को कैपिटल में लिखना चाहिए। यदि आप इसे ऐसे स्मॉल लेटर में लिख लेंगे तो ये जो है ये सोडियम का सिंबल हो जाएगा, इसलिए इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी पदार्थ की एक मोल मात्रा में कितने पार्टिकल्स होंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो अवयवी गोले हैं, इन अवयवी गोलों की एक मोल मात्रा में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आया, Na। अब यदि मैं इस M को निकालूं, इस M को यहां से निकालूं तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा M बराबर M अपॉन Na। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। आपको समझ में शायद नहीं आया है, मैं दोबारा बता देता हूं कि गोलों की संख्या कितनी थी, Na। सपोज दैट मैं इसे मिटाकर एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं कि इस कोष्ठिका में कितने गोले हैं, मान लीजिए 100 गोले हैं। कितने गोले हैं, 100 गोले हैं, और इन 100 गोलों का टोटल वजन कितना है, इनका टोटल वजन है, मान लेते हैं 40 ग्राम। कितना वजन है, 40 ग्राम है। अब आप में से कोई भी बता सकता है कि 100 तो गोले हैं
सारे के सारे 100 गोलों का वजन 40 ग्राम है, का जो द्रव्यमान है वो 40 ग्राम है, तो फिर एक गोले का द्रव्यमान कितना आएगा? तो सीधी सी बात है, हम इस 40 में क्या कर देंगे, 40 में भाग दे देंगे किसका? 100 का, और ये क्या निकल के आएगा? एक गोले का द्रव्यमान निकल के आएगा। लॉजिकल सी बात है, 100 गोले हैं, 100 गोलों का द्रव्यमान 40 ग्राम है मान लीजिए, तो एक गोले का कितना आएगा? 40/100 आ जाएगा। बस अब आपको ये समझना है कि 1 मोल मात्रा में अवयवी गोले कितने हैं? 100 नहीं है, वो कितने हैं? Na है, और उनका द्रव्यमान कितना है? मोलर द्रव्यमान है m। बस अब हमें 100 की जगह पे क्या रखना है? 100 की जगह पे तो रख देना है Na, और ये जो 40 जो हमने एग्जाम्पल में समझा था उसकी जगह पे रख देना है मोलर द्रव्यमान। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? एक गोले का द्रव्यमान, एक गोले का द्रव्यमान यानी m बराबर कैपिटल M अपॉन Na, ये आ जाएगा इस तरीके से। ये हमने यहां पर पदार्थ को मोलर द्रव्यमान में इसलिए लिया है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी एक पार्टिकल को ऐसे प्रत्यक्ष में तोले जाना संभव नहीं है, उसके द्रव्यमान को मेजर किए जाना संभव नहीं है, इसलिए उसका मोलर द्रव्यमान लेना इजी होता है। गणना की दृष्टि से मोलर द्रव्यमान इजी होता है, तो हम इस द्रव्यमान को कन्वर्ट कर लेंगे मोलर द्रव्यमान में। तो कैसे लिख दिया जाए? तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक गोले का द्रव्यमान बराबर m बराबर कितना होगा? कैपिटल M अपॉन Na। यहां कैपिटल M क्या है? मोलर द्रव्यमान, और ये Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या। इस तरीके से हो जाएगा, ये तो मोलर द्रव्यमान हो गया और ये अवोगाद्रो संख्या हो गई। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एक गोले का द्रव्यमान बोल सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूं समीकरण 2। सीधी सी बात है, समीकरण 2 में जो हमने एक गोले का द्रव्यमान निकाला है उसको समीकरण 1 में रिप्लेस कर देंगे, इसलिए यह अतः है सभी गोलों का द्रव्यमान, कोष्ठिका में उपस्थित सभी गोलों का द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा? ये जो m आया हुआ है, इस m की जगह पर हमें ये लिखना है, ये लिख देना है। तो क्या आ जाएगा? m अपॉन Na, और यहां पे ये z आ जाएगा, ये रख दिया हमने। ये मान लीजिए हो गया है समीकरण 3। इस तरीके से हमने घनत्व के लिए 2 वैल्यूज की जरूरत थी, उनमें से एक वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, यानी सारे गोलों का द्रव्यमान निकाल लिया है। अब दूसरी वैल्यू बच रही है, वो है कोष्ठिका का आयतन, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि घनीय कोष्ठिका का आयतन बराबर घनीय कोष्ठिका का आयतन जो होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है भुजा की क्यूब। ठीक है, तो इसका आयतन V बराबर क्या आ जाएगा? यहां पर हमने भुजा को A मान लिया है, तो A की क्यूब आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण, ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 4 लिख दिया।
अब इसको घनत्व का जो फॉर्मूला है उसमें रख देना है। घनत्व का फॉर्मूला क्या है? आता है cos थीटा का घनत्व होगा, क्या होगा घनत्व? D बराबर cos थीटा के गोलों का द्रव्यमान बटा cos थीटा का आयतन, ये हो जाएगा cos थीटा के गोलों का द्रव्यमान बटा cos थीटा का आयतन। देखिए हमने cos थीटा के सारे गोलों का द्रव्यमान यहां समीकरण 3 में ज्ञात कर लिया है और cos थीटा का आयतन समीकरण 4 में ज्ञात कर लिया है। तो समीकरण 3 और 4 से वैल्यू को रख देते हैं और यदि मैं सीधा ही रख देता हूं, यदि इन वैल्यू को रख देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? या D बराबर, पहले हमें cos थीटा के गोलों का द्रव्यमान लिखना है तो वो आएगा m इंटू जेड अपॉन Na, ये आ जाएगा। ये क्या हो गया? ये cos थीटा के गोलों का द्रव्यमान हो गया। अब बात करते हैं बटे में कौन आएगा? cos थीटा का आयतन, ये रहा cos थीटा का आयतन। इसको यहां पर रख देते हैं तो गुणा में आ जाएगा a की पावर 3 और ये निकल के आ गया है किसी भी घनीय cos थीटा का घनत्व। इसको स्टूडेंट कुछ इस तरीके से याद कर लेना है, आपको कंठस्थ याद कर लेना है। m इंटू जेड अपॉन a की क्यूब इंटू Na, इस तरीके से इसको याद कर लेना है। ठीक है, यहां पर कौन सी वैल्यू कौन कौन सी है वो हमें पहले से पता है। D रिप्रेजेंट कर रहा है घनत्व को, M जो है अवयवी गोलों का जो तत्व है, जो पदार्थ है, उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है, और Z है वो cos थीटा में पार्टिकल्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। A जो है वो कोर की लंबाई है और A की क्यूब जो है वो cos थीटा का आयतन है, और Na एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो 6.022 10⁻23 एक मोल मात्रा में होते हैं। और इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी एकक cos थीटा में इन रीमीय कैलकुलेशंस को आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम के लिहाज से यहां से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल से 2-3 एग्जाम्पल्स ऐसे बता देता हूं कि ऐसे एग्जाम्पल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। करना कुछ ही नहीं है, बड़ा आसान है। आपको केवल जो ये वैल्यूज हैं इनको रख देना है और इन 5 वैल्यूज में से घनत्व, मोलर द्रव्यमान, जेड, आयतन या कोर की लंबाई बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ एवोगाड्रो। हालांकि ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, नंबर ऑफ एवोगाड्रो ऑलरेडी फिक्स होता है, ये एक फिक्स वैल्यू है। तो इन 4 में से आपको 3 तो दी जाएंगी और एक वैल्यू को पूछा जाएगा। ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स के रूप में मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। पहला जो उदाहरण है उसमें यह है कि एक बीसीसी एकक cos थीटा है। एग्जाम्पल लिख दीजिए या क्वेश्चन लिख दीजिए, एक ही बात है। क्वेश्चन 1 है, एक बीसीसी एकक cos थीटा, एक बीसीसी एकक cos थीटा में कोर की लंबाई, कोर की लंबाई 288 pm है।
कितनी है कोर की लंबाई? 288 पिकोमीटर। पीएम बोले तो पिकोमीटर है। तथा तत्व का घनत्व इसके आगे है, तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? घनत्व है। अब ये घनत्व हो गया। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में 208 ग्राम तत्व में कुल कितने परमाणु होंगे? ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्रिस्टल जालक का नाम दिया हुआ है कि वो बीसीसी टाइप का है, तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी जेड की संख्या कितनी आ जाएगी? तो यहां पर जेड की संख्या बीसीसी में हमें पहले से ही पता है कि बीसीसी कोष्ठिका में पार्टिकल्स की साइज जो नंबर होती है वो 2 होती है। ए भुजा की लंबाई ए जो है वो 288 पिकोमीटर दी हुई है। डेंसिटी डी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और यहां पर 208 जो ग्राम है वो उसका मास दिया गया है। इस तरीके से इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर वही फॉर्मूला, इसमें हमें पहले मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि मोलर द्रव्यमान क्यों निकालना पड़ेगा? देखिए, मोलर द्रव्यमान में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1 मोल द्रव्यमान मोल मात्रा में अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं। तो यहां पर हम मोलर मास निकाल लेंगे, उसी से पार्टिकल्स की साइज निकाली जाती है, पार्टिकल्स का नंबर निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में आपको जो जो वैल्यूज दी गई हैं उनको लिख लीजिए। क्योंकि दिया गया है क्या दिया गया है? Z बराबर 2। क्यों आया 2? कोष्ठिका बीसीसी टाइप है। आधे एकक कोष्ठिका में एक गोला भाग लेता है, काय केंद्रित में 2 गोले भाग लेते हैं, और अंत्य केंद्रित में भी 2 गोले भाग लेते हैं, जबकि फलक केंद्रित में 4 गोले भाग लेते हैं। तो यहां Z बराबर बीसीसी के लिए कितना आया? 2 आ गया। इसके बाद में ए बराबर कितना आ जाएगा? 288 पीएम। लेकिन इस 288 पीएम को हमें किस में बदल लेना है? हमें इसको बदल लेना है सेंटीमीटर में। क्यों बदल लेना है भाई? मेजरिंग यूनिट्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर डेंसिटी का यूनिट जो आ रहा है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहां पर इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से पहले मीटर में तो चेंज करके देखते हैं। पी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 टू पावर, देखिए 288 गुणा 10 की घात -12 है। अब ये मीटर में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? ये मीटर में चेंज हो गया। बट मुझे मीटर में थोड़ी करना था, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसलिए इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 घात और कम कर दूंगा मैं, यानी कि -10 हो जाएगा, और अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इसके बाद में और क्या दिया गया हमें?
पदार्थ की मात्रा दी गई है और पदार्थ की मात्रा कितनी है यहाँ पर 208 ग्राम है, जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, बाद में कैलकुलेशन में काम आएगी। तो सबसे पहले हम रखते हैं, क्योंकि प्रश्नानुसार D बराबर क्या होता है m इंटू जेड अपॉन a की क्यूब इंटू एन ए। मैंने कहा था क्या याद करना है, ये याद करना है। ये तो जो चीज याद करनी है उसे इधर लिख लेते हैं। सो कैपिटल M इक्वल क्या आ जाएगा D इंटू ए की क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड। ये देंगे, वैल्यू रखते हैं। जब आप इन वैल्यूज को रखेंगे तो कैपिटल M बराबर क्या आ जाएगा D दिया गया था 7.2 इंटू A 288 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 की क्यूब। ये तो हमने A लिखा है, A की क्यूब है तो यहां पर घात 3 लगाना पड़ेगा, इंटू नंबर ऑफ योगात्रों 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये एन हो गया। और बीसीसी के लिए जेड बराबर कितना हो गया 2 हो गया। और अब इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या देख सकते हैं, देखिए यहां पर हो जाएगा m बराबर 7.2 इंटू 288 गुणा 288 गुणा 6.022 अपॉन 2। ये तो हो गया। अब हम घातांक को सॉल्व कर लेते हैं। घातांक देखिए कितने हो गए, ये 10 को 3 से गुणा कर देंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी 30, प्लस का घातांक कितना है 23, माइनस वाला घातांक है 30, तो शेष कितना रह जाएगा 10 टू पावर माइनस 7, ये शेष रह जाएगा। और जब आप इधर वाली इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आता है 51.78 समथिंग आया। अब इसको 10 टू पावर माइनस 7 से भी गुणा करना है, और जब नहीं 10 टू पावर 7 से सॉल्व करने के बाद में ये आएगा। इसको राउंड फिगर में जब लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 51.79 मोलर द्रव्यमान है, ग्राम में आ गया मोलर द्रव्यमान। अब हम इसका यूज किस में करने वाले हैं, इसका यूज करेंगे उस द्रव्यमान के लिए जो हमें 208 ग्राम दिया गया था शुरुआत में। तो आगे हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे, क्योंकि ये मोलर द्रव्यमान है और मोलर द्रव्यमान में पार्टिकल्स कितने होते हैं, क्योंकि 51.79 ग्राम द्रव्यमान में परमाणु होंगे। कितने परमाणु होंगे, ये मोलर द्रव्यमान है भाई, किसी का भी मोलर द्रव्यमान हो उसमें परमाणु का अवगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं ना। तो ये मोलर द्रव्यमान है तो मोलर द्रव्यमान में तो वही आएंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इतने परमाणु आएंगे 1 मोल द्रव्यमान में। अब यदि हम यहाँ पर 1 ग्राम का ज्ञात करें तो 1 द्रव्यमान में कितने परमाणु होंगे, 1 द्रव्यमान का जब आप ज्ञात करेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 51.79 ये हो जाएगा। बट मुझे 1 ग्राम नहीं, क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया गया था 208 ग्राम।
सो 208 ग्राम द्रव्यमान में परमाणु कितने आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 51.79 इंटू 208। और इस तरीके से जब आप इसको सरल करेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 24.18 गुणा 10⁻, ये आता है 23। इतने परमाणु आएंगे। तो इस तरीके के जो कोई क्वेश्चन है उनमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल जो वैल्यूज दी हुई हैं उसको उस फॉर्मूले में रखना है। तो 3 वैल्यू दी गई होंगी, चौथी जो वैल्यू है पूछी जाएगी, उसको उसमें रख करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कोई एक तत्व है जिसका मोलर द्रव्यमान दिया गया है। कोई एक तत्व है जिसका मोलर द्रव्यमान इसका मोलर द्रव्यमान दिया गया है 2.7 ग्राम प्रति मोल। कितना ग्राम है? 2.7 इंटू 10⁻² ग्राम पर मोल है। ये इसका मोलर द्रव्यमान हो गया। और इसकी कोर की लंबाई कितनी है? कोष्ठिका की यह है 405 पिकोमीटर। कोर की लंबाई कितनी दी हुई है? 405 पिकोमीटर वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। क्या बनाता है? घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि इसका घनत्व T 2.7 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम प्रति मीटर क्यूब, इस बार मीटर क्यूब आया है, हो तो कोष्ठिका की प्रकृति ज्ञात करो। कोष्ठिका की प्रकृति ज्ञात करनी है तो इसमें क्या करेंगे? इसके अंदर हम लोग z याद कर लेंगे। कोष्ठिका का जितना z निकल के आएगा वही उसकी प्रकृति को बताएगा। यदि z की वैल्यू 1 आएगी, मतलब अवयवी गोलों की संख्या 1 आएगी, तो कोष्ठिका हो जाएगी SCC टाइप, सरल हो जाएगी। यदि z की वैल्यू 2 आएगी तो उसको ऐसे केस में अंत्यकेंद्रित या फिर BCC कर सकते हैं। और यदि z की वैल्यू 4 आएगी तो उसको फिर हम FCC या फिर CCP कह सकते हैं। और यदि z की वैल्यू 6 आ जाए तो ऐसी कोष्ठिका को फिर बोला जाएगा HCP। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें यही लिखना है कि इसमें दिया क्या क्या गया है। तो दिया गया है क्या दिया गया है इसमें? मोलर द्रव्यमान कैपिटल M इक्वल 2.7 इंटू 10⁻²
ग्राम। 1 मोल की मात्रा में आती है मोलर द्रव्यमान। इसके साथ में और क्या दिया गया, कोर की लंबाई ए। कोर की लंबाई ए जो है वो दी गई है 405 pm पिकोमीटर। यहां देखिए ये जो घनत्व आ रहा है इसकी मेजरिंग यूनिट क्या है, ग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। पी को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका घातांक लगाएंगे और पिको का घातांक होता है 10⁻⁻12 है और आगे लिख देंगे मीटर। पिको हट गया, मीटर लग गया। और क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमें दिया गया है। और क्या चीज ज्ञात करनी है, तो z बराबर इसमें हमें ज्ञात करना है, क्योंकि z ही किसको बताता है, प्रकृति को। किसी भी यूनिट सेल की नेचर क्या है, प्रकृति, उसका पता z से चलता है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास घनत्व वाला, तो चूंकि z बराबर क्या लिख सकते हैं, m इंटू जेड अपॉन 1³ इंटू na, ये हमारे पास फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें यहां से z निकालना है। 3 वैल्यू दी हुई है, अवगात्रो नंबर पहले से ही नॉन होता है, रख लेते हैं वैल्यूज को। यहां से हम लिखते हैं z को जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, d इंटू 1³ इंटू na अपॉन कैपिटल M, ये z बराबर हो जाएगा। वैल्यू को रख लेते हैं, या z बराबर d कितना है, 2.7 इंटू 10⁻³ ये हो गया d के बाद में बात करते हैं 405 गुणा 10⁻⁻12, इसके ऊपर भी घात लगेगी क्योंकि यहां पर a जो है इसके ऊपर घात 3 है। na कितना है नंबर, अवगात्रो 6.022 इंटू 10⁻23, यह अवगात्रो नंबर हो गया। अब इसमें भाग किसका दे देना है, मोलर द्रव्यमान का। ये रहा मोलर द्रव्यमान 2.7 इंटू 10⁻²। और इस तरीके से हमने ये जो वैल्यूज थी इनको हमने फॉर्मूला में रख दिया है। कैलकुलेशन करते हैं, देखिए ये 2.7 जो है इसको मैं 2.7 से कैंसिल कर देता हूं, तो क्या क्या वैल्यूज रह जाएंगे, 405, ये 3 बार गुणा है, 3 घातांक है ना, 405 गुणा 405, इसको हम 3 बार लिख देते हैं। इसके बाद में ये वाला संख्या 6.022 ये हो गया, और बटे में कुछ नहीं है। अब घातांक को सॉल्व करते हैं। घातांक देखिए ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 12×3 36 हो गया है, ये हो गया 12×3 36। तो माइनस का 36 और प्लस का घातांक है 23 और 3 26। माइनस का तो 36 है, प्लस का घातांक 26 है, तो बचेगा कितना, माइनस का 10 बचेगा। माइनस का 10 ऊपर है लेकिन नीचे भी माइनस का 2 बच रहा है, तो यदि नीचे से -2 को और कैंसिल करेंगे तो केवल शेष रह जाएगा 10⁻⁻8, माइनस का 8 घात बचेगा। और इस तरीके से यदि मैं इस पूरी वैल्यू को सोल्व करूं, कैलकुलेशन गुणा भाग इसका पूरा कर लिया जाए, तो यह आएगा 4042 और उसके बाद में आता है 21 3, इतना आएगा
जब इस पूरी वैल्यू को गुणा कर लेंगे तो ये आएगा और इसके साथ में लगा देंगे 10 की घात -8। अब ये घातांक यदि हम हटाएंगे तो दशमलव को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितने अंक पे करेंगे? 8 अंक पे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां लगा देंगे 4.00042213। कितना आ जाएगा? इतने क्या आएंगे उसमें? परमाणु आएंगे, यानी जेड की संख्या आ गई है। अब ये जो 4 के बाद में जो दशमलव है, दशमलव के बाद में 0 0 0 और ये जो आगे वैल्यू आ रही है, ये लगभग नगण्य मान सकते हैं इसको आप। तो आप इसे यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, लगभग जेड बराबर कितना आ जाएगा? ये 4। और जेड बराबर 4 किसमें होता है? आता है यह एक सीसीपी या फिर एफसीसी कोष्ठिका होगी। हमें पहले से पता है कि 4 गोले जो होते हैं वो सीसीपी यानी एफसीसी में ही होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम यहां न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।